हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट ट्रैक। माय नेम इज दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है अभी तक, कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है और उसके अंदर किस किस तरह से वैल्यू डाली जा सकती है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, जो कि एक तरह की डेफिनेशन भी होती है उसकी, तो उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, या जब उसका असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें जब वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसको कितने तरह से डाल सकते हैं और उसका क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं आज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और वेरिएबल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। तो हैश इंक्लूड stdi.h हेडर फाइल हमारी, जिसमें printf और scanf लिखे गए हैं, और ये हमारा इंट मेन। ओके दोस्तों, ठीक है, और मैं लास्ट में लिख देता हूँ रिटर्न 0। तो दोस्तों, आप वेरिएबल बनाना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर अपना, और वेरिएबल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिख दिया इंट a। और अगर आपको एक और वेरिएबल चाहिए इन टाइप का, तो आप इंटीजर b लिख सकते हो। आप उस तरह से इंटीजर c, आप कितने भी वेरिएबल बना सकते हो, सेम टाइप के हो या अलग टाइप के हो, आप सारों की लिस्ट यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। नाउ अब मैं यहाँ पर दो फ्लोट और बनाता हूँ, फ्लोट d और फ्लोट c, या d और e। ठीक है। नाउ तो अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम के अंदर अननेसेसरी कोड बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम लोग उसको थोड़ा सा मिनिमाइज फॉर्म में लिखें। कैसे? मतलब जिनके डेटा टाइप सेम है, आप उनको एक साथ में डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर a, b, c। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वापस देख लेते हैं। जिनके टाइप सिमिलर है, आप उनको एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि फ्लोट है, तो इनको मैं एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, फ्लोट d एंड e। ठीक है, तो सर मिटा देता हूँ d और e। तो इन 5 लाइनों की जगह आप पूरा अपना कोड 2 लाइन में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से वेरिएबल को अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनको एक साथ में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट वाली बात यह है कि जिनको भी एक साथ डिक्लेयर करना होता है, ओके, उनको हम लोग सिमिलर टाइप को ही कर सकते हैं। मतलब हम लोग अगर ये करें तो ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसी कोशिश करता हूँ कि इंट a, b, c, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट d, e, एक साथ में अगर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये दे देगा एरर। क्या दे देगा दोस्तों? एरर। तो हम लोग जो सिमिलर है, इंट वाले सिमिलर है, उनको एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट जो भी एक जैसे है, उनको एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनको मिसमैच नहीं किया जा सकता। जैसे इंट भी ले लिया, फ्लोट भी ले लिया, एक साथ में अलग अलग डेटा टाइप को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि और हम लोग इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे लिए, और हम लोग उसके साथ में और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नाउ अब मैं इनिशियलाइजेशन की बात करता हूँ कि इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं जनरली। तो जैसे कि मैंने लिखा इंटीजर a = 5, इंटीजर b = 6, इंटीजर c जिसमें मैंने कुछ नहीं रखा है, और इंटीजर d जिसमें मैंने रख दिया 7। तो मान लीजिए हमारे पास में 4 इंटीजर वेरिएबल है और चारों के चारों इंटीजर है, तो इसको मैं एक साथ में लिख सकता हूँ। फिर देखते हैं जब इनको एक साथ लिखते हैं तो उनका डिक्लेरेशन जो होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, वो कैसे लिखा जा सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह आप इसको शॉर्ट थोड़ा सा मिनिमाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इंट a = 5, b = 6, c में हमने कुछ नहीं डाला तो c को एज इट इज रखेंगे, और d = 7। तो इन 4 लाइनों की बजाय हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट में भी अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास में जो कोड की लेंथ बढ़ने वाली है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा, पढ़ने में भी आसानी होती है, और हमारे कोड को इजी टू मेंटेन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हमारे पास में जो डिक्लेरेशंस है हम लोग उनको किस किस तरह से लिख सकते हैं, और जो इनिशियलाइजेशन है उनको जो अलग अलग लिख भी सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इसमें और इसमें कोई भी टेक्निकली फर्क नहीं रहेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई भी ऐसा इशू नहीं कि ऐसा लिखने में ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा बनता है या फिर ऐसे लिखने में ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस के हिसाब से लिखा जाता है। अगर आप लोग इस तरह से लिखने से कन्वेंस ज़्यादा ईजी लगता है कि सर हमें बार बार इंट लिखना नहीं पड़ रहा है, या हम लोग एक साथ ही इंटीजर बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये जो स्टाइल है वो ज़्यादा बेटर है इस वाली स्टाइल से। ओके, तो ये तो हुई हमारी वेरिएबल की डिक्लेरेशन को लेकर के इनको हम लोग मिनिमाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करता हूँ असाइनमेंट से लेकर
ठीक है दोस्तों, असाइनमेंट को लेकर और क्या इश्यूज आ सकते हैं या फिर और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरह से वैल्यू बना सकती है। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए दोस्तों मैंने एक वेरिएबल लिखा इंटीजर ए। नाउ अब मैं ए की वैल्यू करता हूँ 2। तो अगर आप सभी लोगों से पूछो कि मैं ए का वैल्यू कितनी आएगी तो आपको सर जो 2 है वो ए में चला गया तो ए की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो दोस्तों मैंने लिखा ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा अब क्या होने वाला है। हमारे पास सिंगल वेरिएबल ए है जिसमें कोई भी एक सिंगल वैल्यू जा सकती है। ओके भाई, हमारे पास वेरिएबल तो हमने एक ही बनाया ना, तो इसमें कोई भी एक वैल्यू जाएगी, या तो हो जाएगी 2 या जाएगी 3 या 4 या 5। इन चारों में से कोई एक वैल्यू जाने वाली है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कौन सी वैल्यू जाएगी, और साथ साथ थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, और आपको और अच्छा लगेगा कि सर ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जो है आपने बहुत ही रेयर देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप इसको देख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5 इसका मैंने ब्रैकेट का यूज किया है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बी में कौन सी वैल्यू जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आप गैस कीजिएगा कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, और आपको मैं बता देता हूं कि क्योंकि वेरिएबल एक है तो इनमें से केवल एक वैल्यू आएगी। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक वेरिएबल एक ही है बी, तो इन चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी ये अपन को समझना है और इसको देखना भी है। नाउ अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि दोनों में फर्क क्या है। बस फर्क ये है कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट पुटअप कर दिया है, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट पुटअप नहीं किए किसी वजह से मैंने। अब मैं अगर आपसे आंसर पूछता हूँ तो आंसर क्या आएगा, तो अगर आप आंसर गैस कर सकते हैं इसका, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा 2। कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है हमारे पास में, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले ये लाइन पढ़ी जाएगी इस तरह से, आपका पहले ये वाला देखा जाता है। ठीक है, ये पोर्शन देखा जाता है, और फिर इस पोर्शन में आपको यहाँ पर देखा जाएगा। कैसे, मतलब मैं अगर ये आपको समझाना चाहूँ कि पहले ये वाली पोजीशन पहले चलती है। जैसे कि मैं यहाँ पर सी बना लेता हूँ, सपोज करो कि मैं लेगा सी इक्वल टू 2 + 3। ठीक है दोस्तों, तो पहले सी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका एक तरफ तो जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं एल वैल्यू। क्या कहते हैं, एल वैल्यू। तो हमारे यहाँ एल वैल्यू ये है, एल वैल्यू ये है, और इसको हम लोग कहते हैं आर वैल्यू, आर वैल्यू और आर वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा असाइनमेंट की जो राइट साइड में होती है उसको आर वैल्यू कहा जाता है, और जो लेफ्ट में होती है उसको एल वैल्यू कहा जाता है। सिंपली अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप लोग उसको एलएसएच बोलते हो, उसको आरएसएच बोलते हो ना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में आर वैल्यू पहले एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले एग्जीक्यूट की जाएगी, तो पहले 2 + 3 क्या बनेगा, 5 बनेगा। देन 5 को यहाँ पर मूवमेंट लिया जाएगा, 5 को यहाँ पर पुट किया जाएगा सी के अंदर, और सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर पहले इनको एक्सेस किया जाएगा, यहाँ पर इनको एक्सेस किया जाएगा, देन हम लोग उसको एल वैल्यू में डालेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस इस कॉन्सेप्ट के साथ में कि यार पहले जो है ये वाला पोर्शन सॉल्व होता है, फिर ये नीचे वाला होता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं वापस आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था a इक्वल टू 2, 3, 4, 5, और b इक्वल टू मैंने लिखा था 2, 3, 4, 5, और ब्रैकेट पुटअप कर दिए थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या आने वाली। इस केस में a की वैल्यू आने वाली है 2, और इस केस में b की वैल्यू आने वाली है 5, जो लास्ट में लिखी हुई है। अभी कैसे आती है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये आर वैल्यू एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्या होगा, सबसे पहले कॉमा से पहले वाली चीज को रीड किया जाएगा। तो आर वैल्यू में इसको एक वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए जो कि इसमें ए में डाल सके। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप ये पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आर वैल्यू से, तो हमारा कंपाइलर पहले 2 को पढ़ेगा, और कोई भी ऑपरेशन तो है नहीं, कॉमा लगे हुए, तो वो इस वैल्यू को उठाएगा और उसको सीधा ए में पुट कर देगा। इन वालों को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसने ए को रीड आउट किया, पहली वाली वैल्यू को रीड आउट किया और उसको इस ए में डाल दिया। उसके बाद में इसके पास कोई ऑपरेशन बचा ही नहीं है करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कोई प्लस माइनस भी नहीं है जो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें। इस केस में क्या हुआ है, तो जब भी हम लोग ब्रैकेट बना देते हैं तो ये एक आप समझ लीजिए एक सेट बन जाता है, एक स्टैक बन जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे पीछे की तरफ स्टैक बनेगा। सबसे पहले 2, 3, 4 और 5 है, ये वैल्यू इस तरह से पुटअप की जाती है हमारे, इसके पीछे ये वाला वर्क किया जाता है। ओके, नाउ अब हमें यहाँ से एक सिंगल वैल्यू लेकर बी में डालनी है। तो स्टैक का आपको जानते होंगे स्टैक के बारे में कि स्टैक एक ऐसा आर्किटेक्चर है
जिसका केवल एक ही मूव होता है, यहीं से वैल्यू डाली जाती है और यहीं से वैल्यू को वापस निकाला जाता है। तो जो सबसे पहले अगर वैल्यू निकालने की बात भी करूँ मैं, तो सबसे पहले वही वैल्यू निकलेगी जो सबसे ऊपर है। तो यहाँ से हमारे पास में 5 मिलेगा और ये 5 जाएगा बी के अंदर, इस वजह से बी में क्या आएगा 5 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब ब्रैकेट लगाते हैं तो जो वैल्यूज है वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, उन पर कुछ वर्क किया जाता है, जबकि कॉमा लगाया जाता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मान लीजिए अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, मान लीजिए मैंने अगर ऐसा लिखा a, b इक्वल टू 6, ठीक है, 7। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है ये एकदम सेंसलेस है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ से एक वैल्यू उठाकर किसी एक में डालनी होती है, यही हमारा असाइनमेंट का काम है, बट हमने यहाँ पर 2 चीज लिख दी है विथ सेपरेटेड कॉमा। तो इस केस में क्या होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जब आप इस तरह से लिखते हैं तो कुछ कंपाइलर में तो ये एरर है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सी के कुछ कंपाइलर तो यहाँ एरर प्रोड्यूस कर देते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो हम एल वैल्यू बोलते हैं जिसको, उसमें केवल एक ही वेरिएबल की पोजीशन आ सकती है, मतलब एक ही वेरिएबल को लिखा जा सकता है, 2 वेरिएबल को कॉमा के साथ में नहीं लिखा जा सकता, लाइक पाइथन। ठीक है, तो सी में ये एरर भी दे सकता है। और मान लेते हैं अगर ये एरर नहीं दे रहा आपका कंपाइलर जिस पर आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर सीखने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके कंपाइलर एरर नहीं दी तो उस केस में क्या वैल्यू आएगी। तो मैं ए और बी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताया था कि सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है आर वैल्यू से। सबसे पहले ये पड़ेगा 6 रीड आउट करेगा, ये इसने 6 को रीड आउट किया और कॉमा के बाद में तो बाद में जाएगा, तो पहले 6 को रीड आउट करेगा और 6 को किस में डाल देगा, बी में डाल देगा। किस में डाल देगा दोस्तों, बी में। तो बी की वैल्यू जाएगी 6 और असाइनमेंट का काम भी खत्म हो चुका है। नाउ अब इस ए के साथ में कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर केवल एक बार काम करता है। तो उसने अपना एक बार काम कर लिया, उसको जो पहली वैल्यू मिली वो उसने अपने वेरिएबल में पुट कर दी। नाउ अब आपके पास जो ए है वो अनइनिशियलाइज रहेगा। क्या रहेगा, अनइनिशियलाइज। इसका मतलब ये जो 7 है वो ए में किसी भी तरह से नहीं जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ए में क्या वैल्यू मिलने वाली है, गार्बेज वैल्यू कोई मिल सकती है आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट में किस तरह से एक वैल्यू जा रही है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखता a, b 6,7, तो अगेन ये वाली वैल्यू जो होती है लास्ट में, ठीक है, वो ही जाती है हमारे पास में, किसमें, बी में जाती है। ओके, बट ए में अभी भी अनइनिशियलाइज आ जाएगा, लेकिन इस बार जो बी की वैल्यू वो 7 हो जाएगी। तो इस केस के अंदर ए और अगर बी में आकर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 7 है, लेकिन जबकि ए की वैल्यू अभी भी क्या है, गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर केवल एक वैल्यू या एक वेरिएबल में ही एक वैल्यू डाल सकता है और वो 2 एक साथ में इनिशियलाइज नहीं कर सकता, 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डाल सकता एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों ये तो थी हमारे पास में कि कुछ बातें जुड़ी हुई जो कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है, जो इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो ये कि डिक्लेरेशन को किस किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से उनको मिनिमाइज फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इनिशियलाइजेशन भी है हमारे पास में तो इनिशियलाइजेशन को किस तरह से कमांड किया जा सकता है। और नाउ ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए थे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली जब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ कंपाइलर तो एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं और जबकि कुछ कंपाइलर इस पर वर्क कर सकते हैं। और मैंने बस आपको ये बताया कि अगर कोई कंपाइलर से कोड ब्लॉक इस पर वर्क करता है, ठीक है, तो कोड ब्लॉक वर्क करने के बाद में क्या आउटपुट देने वाला है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता तब तो बात ही खत्म है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, कुछ कंपाइलर्स को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो किस तरह से वर्क करते हैं वो आपको एक समझना थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है कि डिक्लेरेशन के साथ में, इनिशियलाइजेशन के साथ में और असाइनमेंट के साथ में वेरिएबल जब आते हैं तो उनके साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज जुड़ जाती है और किस किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वेरिएबल से जुड़ी हुई और क्या क्या चीजें हमारे पास में हो सकती है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।